मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज ब्रेक में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसका लेक्चर नंबर 3। भाई हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ लिया था, लेक्चर नंबर 2 भी पढ़ लिया है, ठीक है। अब लेक्चर नंबर 3 पे आते हैं। इसे कंटेंट क्या होंगे, लीनियर मोमेंटम क्या होता है और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में, ठीक है। तब हम इसके बाद लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होगा, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा, इसमें हम क्या फोर्स का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, मतलब फोर्स कितना लगता है, उसका वैल्यू कितना है उसको निकालेंगे। फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का कंटेंट क्या हमारा, लेक्चर नंबर 3 है और कंटेंट क्या हमारा लीनियर मोमेंटम के बारे में, ठीक है। तो जो लेक्चर नंबर 3 हमारा है आज का, इसका जो कंटेंट है, कंटेंट पहले हम पढ़ेंगे क्या लीनियर मोमेंटम के बारे में, लीनियर मोमेंटम के बारे में। और जो फिर हम क्या पढ़ेंगे सेकंड नंबर पे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के बारे में, ठीक है। तो ये क्या रहेगा हमारा आज का कंटेंट रहेगा, लीनियर मोमेंटम क्या होता है और सेकंड क्या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं क्या लीनियर मोमेंटम के बारे में, ठीक है। तो पहला क्या है भाई, कॉन्सेप्ट हमारा लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम। देखिए लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पहला पॉइंट, द क्वांटिटी ऑफ मोशन, द क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है, यानी कि मोशन की क्वांटिटी, ठीक है, कंटेंट बाई अ बॉडी। मतलब कि कोई बॉडी कितना मोशन को कंटेन करे हुए, ठीक है, वो क्या कहलाता है उसका लीनियर मोमेंटम कहलाता है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम और क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, क्वांटिटी ऑफ मोशन भी कहते हैं। ये तो इसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। अब इस पे आते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन पे, तो वो क्या होगा अगला पॉइंट, ठीक है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास and linear velocity of a body। ये क्या होता है, ये से क्या है मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ठीक है भाई। क्या बोला गया है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्या मास, भाई मास एंड लीनियर वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, उसका लीनियर मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, अब इसको डिफाइन करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय पी, इसको हम पी से दिखाते हैं, ठीक है, ऐसे पी से दिखाते हैं, ठीक है। चलिए भाई डेरिवेशन करते हैं। देखिए लेट एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी है, भाई कोई बॉडी का मास क्या है, एम है, ठीक है। और वी क्या है उसका लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, भाई बॉडी क्या है लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है। देन लीनियर मोमेंटम then linear momentum of the body इक्वल टू हो जाएगा मास, ठीक है, ऑफ द बॉडी, ठीक है, इनटू लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये क्या हो जाएगा लीनियर मोमेंटम, यानी कि पी से इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी एम इनटू क्या लीनियर वेलोसिटी कितना है वी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा उसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं पी इक्वल टू एम
v। ये क्या हो गया, लीनियर वेलोसिटी, सॉरी क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम इसका एक बॉडी है। जैसे मान लीजिए क्या, जैसे कोई बॉडी है ऐसे, ठीक है, ये रोड है, ठीक है, इसमें कोई बॉडी मान लीजिए मास m है इसका, और चल रही किसकी लीनियर वेलोसिटी से v से चल रही है, ठीक है। तो जो इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, कितना होगा, p इज इक्वल टू एम वी। कितना होगा, p इज इक्वल टू एम वी। हो गया मास इनटू लीनियर वेलोसिटी, तो उसके बाद ये हो जाएगा। अगला पॉइंट लिखते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी that is having the same direction as the direction of linear velocity। का भाई क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। भाई वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, मैं बताया था आपको कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसके पास एक वेल डिफाइंड यूनिट होता है, उसके पास क्या होता है, एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन होता है, ठीक है, और क्या होता है, वो वेक्टर लॉ को फॉलो करती है। इस तरह क्या है, लीनियर मोमेंटम भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन किधर होगा, जिधर लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। उसके पास क्या मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका यूनिट भी होगा, हम यूनिट भी लिखेंगे, ठीक है। तो कैसा भाई, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, जैसे मान लीजिए क्या, अगर मान लीजिए ये कोई रोड है, ठीक है, ये कोई बॉडी है जिसका मास क्या है, स्मॉल है, और ये मास तो स्केलर क्वांटिटी है, इसके बाद डायरेक्शन तो होता नहीं है। और वेलोसिटी क्या होता है, आपको सिखाया था कि वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी क्या इधर है, ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे, वेक्टर v से दिखाएंगे ऐसे, ठीक है। तो इसका लीनियर मोमेंटम कैसे हो जाएगा, कैसे होगा भाई, देखिए वेक्टर p इक्वल टू क्या होगा, मास और वेक्टर v, ये क्या होगा, इसका लीनियर मोमेंटम होगा। किस फॉर्म में भाई, वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है, ऐसे। हाँ, इसके लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी होगा, तो मोमेंटम किधर होगा इसका, ऐसे, ठीक है, इधर ही होगा, क्या इसका लीनियर मोमेंटम भी होगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, हैविंग द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ द लीनियर वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी इधर है तो लीनियर मोमेंटम किधर होगा, इधर ही होगा, ठीक है। अगर ये लेफ्ट में है तो किधर होगा, लेफ्ट में होगा, ठीक है। इसका कौन सा फॉर्म आ गया भाई, ये इसका वेक्टर फॉर्म है, कौन सा भाई, वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। और ये कौन सा फॉर्म में था, स्केलर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में था, ठीक है। फॉर्मूला दोनों यूज करेंगे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अगला पॉइंट भाई लिखते हैं क्या, ठीक है, इट्स SI यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। क्या इसका यूनिट रहेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या फिर किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। दैट इज, मैं कैसे निकालेंगे, बोले दैट इज, हमने क्या पढ़ा है कि लीनियर मोमेंटम p इक्वल टू मास इनटू लीनियर वेलोसिटी, देखिए लिखा नहीं है, ये पढ़ा है, बताओ भाई। भाई मास है, m तो मास है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, बोले में सिखा था आपको, किलोग्राम होता है, ठीक है। ये वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। भाई इसका यूनिट क्या रहेगा, बोलिए क्या निकलेगा, किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, या फिर कैसे लिखेंगे, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। देखिए आ गया भाई, निकाल लेंगे। तो इसका ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है, ऐसे हम निकाल लेंगे। तो हमने क्या क्या देख लिया भाई, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन बाय अ बॉडी, मतलब कोई बॉडी कितना मोशन को कंटेन करी हुई है, उसको क्या कहलाता है, लीनियर मोमेंटम कहलाता है। इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी। मैंने ऐसे निकाल दिया, इसको किसे दिखाता है, कैपिटल पीछे दिखाता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन कर लिया। तो ये बॉडी का मास क्या है, m है, उसकी लीनियर वेलोसिटी v है, तो उसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, मास ऑफ द बॉडी इनटू लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जैसे मैं आपको दिखा डायग्राम बना के, कोई बॉडी का मास m है, लीनियर वेलोसिटी v है, इसका लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इक्वल टू m इनटू v। ये कैरेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी होता है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, जिधर क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। मैंने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में दिखा दिया, इसका यूनिट निकाल दिया, ठीक है। अब आते हैं क्या, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बारे में, ठीक है, कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो चलो उसको निकालते हैं, मिटाओ।
आगे क्या निकालते हैं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम चेंज को निकालना तो कैसे निकालते हैं, बोले चेंज कैसे निकालते हैं हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल से निकालते हैं चेंज। तो चलिए चेंज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ठीक है। तो मैं कॉन्सेप्ट क्या हमारा इसी में, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, देखिए लेट क्या मानेंगे, देखिए पी आई क्या है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, मोमेंटम है। और हम पी आई को कैसे लिखेंगे, पी इनिशियल इक्वल टू क्या, मास इनटू क्या, इनिशियल वेलोसिटी यू से लिखेंगे। ठीक है, यू है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। पी एफ क्या है, फाइनल लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे हम, पी एफ इक्वल टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, क्या हो जाएगा, v। ठीक है, ये हो जाएगा। तो बोलिए भाई हम चेंज कैसे निकालते हैं, हेंस चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम डेल्टा पी, इसे लिखेंगे डेल्टा पी। भाई कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। ठीक भाई, कैसे वैल्यू रखिए, डेल्टा पी इज इक्वल, पी फाइनल कितना होगा, एम इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल क्या होगा, एम इंटू इनिशियल वेलोसिटी यू हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई, ऐसे डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास कॉमन। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, डेल्टा पी इक्वल टू भाई क्या हो जाएगा, एम, ये क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज, तो डेल्टा वी। कैसे निकालेंगे, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू चेंज इन लीनियर वेलोसिटी। क्या लिख देंगे, क्या बन गया भाई यहाँ पे, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या, मास इनटू चेंज इन लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी, ये क्या हो गया मेरा, बन गया फॉर्मूला। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए क्या, ये कोई रोड है। ठीक है, मेरे पास कोई बॉडी है, ये रहा, जिसका मास क्या है, मान लीजिए m है। ठीक है, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना है, मान लीजिए u है। ठीक है, ऐसे है। तो बोलिए भाई इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, इनिशियल मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैसे, अब देखिए पूरे बात क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी में चेंज आया। ठीक है, चेंज कैसा हो गया भाई, मास तो वही रहेगा m, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v। तो बोलिए भाई यहाँ पर कितना होगा लीनियर मोमेंटम फाइनल वाला, पी एफ इक्वल टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें कितना का चेंज हुआ, सवाल कितना का चेंज हुआ, तो चेंज कैसे निकालेंगे, देखिए लिखा हुआ। ठीक है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। भाई कैसे निकाल देंगे, डेल्टा पी इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और डेल्टा पी इक्वल टू भाई पी फाइनल कितना हो गया, एम वी माइनस एम यू। अब डेल्टा पी कैसे लिख देंगे, एम कॉमन हो जाएगा आपका v माइनस यू, डेल्टा पी इक्वल टू एम और क्या डेल्टा v। यही मैंने क्या लिखा नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ। ठीक है, मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिखा दिया, कोई बॉडी रहेगा कैसे चेंज निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने फिर पर क्या पढ़ा था कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो अगर वेक्टर में पूछा तो कैसे निकाल लेंगे भाई, इसका फॉर्म में था, वेक्टर में कैसे दिखा देंगे, यहीं पे देखिए ये मास है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इधर ऐसे निकाल दिया u वेक्टर u। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर b हो जाएगा ऐसे। भाई इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर p इनिशियल, इसको क्या लिखेंगे, इक्वल टू m u इनिशियल, इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर p फाइनल इक्वल टू मास इक्वल क्वांटिटी, इसको तो लगाएंगे नहीं, वेक्टर b इनिशियल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, वेक्टर p इनिशियल इक्वल टू ये फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ऐसे वेक्टर लगाते हैं, डेल्टा p इक्वल टू मास b फाइनल माइनस b इनिशियल, ये वेक्टर b माइनस वेक्टर u हो जाएगा, ये आ जाएगा वेक्टर b हो जाएगा। ठीक है, तो किस फॉर्म में हो जाएगा, ये बोले कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, तो याद रहेगा। चलिए तो ये क्या था मेरा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम था। अब देखिए इसे कुछ केस बेस आते हैं। ठीक है, देखिए इसका भी क्या यूनिट वही रहेगा। ठीक है, हाँ एक और बात निकालते हैं, परसेंटेज चेंज निकालते हैं। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, और यहाँ लिखता हूँ। ठीक है,
हाँ लिखता हूँ, यही लिख दूँ, ठीक है, मिटाओ इसको, ठीक है। अब क्या निकालते हैं, परसेंटेज चेंज, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। और से हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, अगला परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इक्वल, देखिए होता क्या है, बोलिए हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, बोलिए इक्वल टू क्या निकालते हैं, फाइनल लीनियर मोमेंटम, ठीक है, माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम, इनिशियल लीनियर मोमेंटम डिवाइड बाई कितना, इनिशियल लीनियर मोमेंटम और मल्टीप्लाई कितना 100 से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरा, परसेंटेज चेंज किसमें, लीनियर मोमेंटम में, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं ऐसे, बोलिए फाइनल में कितना लिखा था थोड़ी देर पहले, पी फाइनल माइनस इनिशियल कितना था, पी इनिशियल डिवाइड बाई कितना, पी इनिशियल इनटू 100, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लीजिए भाई, ये कितना था मेरा, पी फाइनल एम बी माइनस इनिशियल कितना था, एम यू डिवाइड बाई एम यू मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज मेरा किसमें, लीनियर मोमेंटम में आ जाएगा, ठीक है। तो इधर मिल जाएगा एक फार्मूला। अब आते हैं कुछ केस बेस्ड पे, ठीक है, तो कुछ केस बनते हैं, तो चलिए भाई केस पे आते हैं, ठीक है, केस बेस्ड पे मिटाओ, ठीक है, मिट गया क्या ये इनिशियल, ठीक है, ऐसे रहा। तो थोड़ा याद रहेंगे, अभी सवाल करेंगे इस पर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं केस बेस्ड पे, ठीक है, केस। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए क्या, ये कोई ऑब्जेक्ट है, हमारी कोई बॉडी है, ठीक है, इसका मास मान लीजिए m1 है और ये जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है हमारे क्या v1 है, ठीक है। तो बोलिए इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, p1 कितना होगा, बोलिए मास m1 वेलोसिटी v1, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और मान लीजिए कोई बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, एक और कोई बॉडी, इसका मास मान लीजिए m2 है और इसकी वेलोसिटी कितना है, लीनियर वेलोसिटी v2 है, ठीक है। तो बोलिए भाई इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, p2 इक्वल टू m2 इंटू v2, ठीक है। ऐसे मेरा हो जाएगा, दो लिखा हुआ। देखिए पहली बात क्या, इफ क्या मैं क्या बोलूं, दोनों बॉडी का मास क्या है, बराबर है, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m है, दोनों बॉडी का मास बराबर कर दीजिए, इतना बड़ी ये है इतना बड़ी ये भी है, ठीक है, मतलब मास बराबर, जितना वजन उसका वजन बराबर है। लेकिन मैंने क्या बोला कि जो बॉडी 1 है उसकी वेलोसिटी क्या है, v2 से ज्यादा है, लेकिन इसकी स्पीड क्या इससे ज्यादा है, तो भाई किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, किसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा। सवाल ये है, ये बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, मैंने बोला क्या कि अगर इनका भी मास इनके मास के बराबर है और इनकी जो लीनियर वेलोसिटी v1 है और इनकी वेलोसिटी v2 है, तो सवाल ये है कि किसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा, पहले बॉडी का दूसरे बॉडी का। चलिए भाई लगाते हैं, अब देखिए हमने क्या पढ़ा, अगर देखिए इसका मास बराबर, इसका मास बराबर है, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, लीनियर मोमेंटम किस पर डिपेंड कर रहा है, अब मास तो बराबर हो गया, लीनियर वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है कि सिंस लीनियर मोमेंटम p इक्वल टू क्या था, मास और वेलोसिटी डिपेंड करता है। अगर मैं क्या बोलूं यहां से, अगर मेरा मास क्या है उसको मैं कांस्टेंट कर दूं, कांस्टेंट मतलब कि मास ना बदलूं, तो क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम किस पर डिपेंड करेगा, लीनियर वेलोसिटी है, देखिए इस पर डिपेंड कर जाएगा, डायरेक्ट प्रपोर्शनल हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जिसका मास लीनियर मोमेंटम कम होगा, घट रहा होगा, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, घट रही होगी। देखिए ये बात हो गया। तो यहाँ देखिए मैंने क्या बोला, देखिए मैंने मास को कांस्टेंट कर दिया, दोनों का मास तो बराबर ही है, अब वेलोसिटी पर डिपेंड करते हैं। मतलब क्या हुआ कि अब जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उसकी क्या मोमेंटम में क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, पहले वाले बॉडी की। इसका मतलब क्या हुआ, सो इम्प्लाई क्या हुआ कि जो पहली बॉडी उसको मोमेंटम में क्या होगा, दूसरे बॉडी से मोमेंटम से ज्यादा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं क्या करूं, इफ अगर मैं देखिए जो बॉडी 1 उसकी वेलोसिटी
बॉडी टू वेलोसिटी के बराबर कर दो। अब मैंने क्या किया, अब वेलोसिटी मैंने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, मैंने क्या कर दिया इसको कांस्टेंट, मतलब बदलूंगा नहीं, दोनों बराबर रहेंगे, कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, इसको मैंने कांस्टेंट करा था, ठीक है, ऐसे कर दिया। तो अब दूसरा फिर हमने क्या बोला कि जो बॉडी 1 है उससे अधिक क्या बॉडी 2 का मास है, ठीक है। तो सवाल है किसका मोमेंटम ज्यादा और किसका मोमेंटम कम होगा। देखिए भाई, अब मैंने क्या बोला, फिर हमने क्या पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्या है मेरे पास कि मास लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू लीनियर वेलोसिटी होता है, ठीक है। हमने क्या किया भाई यहाँ पे, अब किसको कांस्टेंट v को मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। अब वेलोसिटी बदलेगा नहीं, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा क्या हुआ, लीनियर मोमेंटम किस पर डिपेंड करेगा, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब जिसका मास ज्यादा होगा यानी कि p बढ़ेगा कब, अगर मास भी क्या होगा तो बढ़ेगा तो, ठीक है। और अगर p घटेगा इसका मतलब क्या होगा कि मास भी क्या होगा उसका घट यानी कम होगा, ठीक है। तो लगाइए भाई कॉन्सेप्ट, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए भाई, देखिए वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट। देखिए जिसका मास कम यानी कि मास कम, उसका क्या मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा कि जो बॉडी सो इम्प्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास, जो बॉडी p1 था, जो बॉडी m1 है उसका मास कम है तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, कम होगा। और मॉड बॉडी यानी कि p1 का जाएगा p2 से कम हो जाएगा। ये वाला मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, केस बेस्ड थे, ठीक है। तीसरा वाला देख लीजिए, थर्ड वाला लिखता हूँ, ठीक है, क्या लिखता हूँ, ठीक है, थर्ड वाला इफ भाई क्या हो जाए m1 m2, भाई मास भी कॉन्स्टेंट बराबर कर दिया, v1 v2 के बराबर करेंगे कि v भी बराबर करेंगे, दोनों कांस्टेंट कर दिया। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों कांस्टेंट है, यानी मतलब क्या हुआ भाई, लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, डिपेंड नहीं करेगा दोनों पे, कांस्टेंट रहेगा, बराबर रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, हेंस लीनियर मोमेंटम जो p1 होगा वो भी किसका होगा, p2 के बराबर हो जाएगा। ये मेरा क्या था, थर्ड केस था, ठीक है। तो बात समझ में आई, ऐसे निकालना, ठीक है। ये कुछ केस बेस्ड थे जो हमारे 9th में इस पे सवाल आएंगे, ठीक है। तो हमने क्या सीख लिया भाई, लीनियर मोमेंटम सीख लिया, ठीक है। अब किस पे आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे, ठीक है। किसको आएंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। भाई देखिए जब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो थोड़ा मतलब एक कॉन्सेप्ट में पीछे से उधार लूंगा, क्या लूंगा, उधार। उसको उसी भरपाई हम कहाँ कर लेंगे, जब हम पढ़ेंगे ना लॉज ऑफ मोशन। तो जब हम पढ़ेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी फोर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां इसकी भरपाई हो जाएगी, ठीक है। तो मैं कॉन्सेप्ट वहां से उधार ले रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए, किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, मतलब कि कॉन्सेप्ट था केस बेस्ड था, दिमाग में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो निकालते हैं क्या लिखे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड लगाएगा कंजर्वेशन। भाई कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, चीजें क्या कंजर्व रहे, उसके अच्छी रहे, प्रिजर्व रहे, कोई नुकसान वगैरह ना हो, ठीक है। ये होता है कंजर्वेशन का मतलब। क्या लिखा है भाई, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। खोल दीजिए क्या लिखा है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में, ठीक है। भाई देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कंजर्वेशन। आप लोग पढ़े होंगे क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, पढ़े होंगे। इस तरह क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए मैं तो लिख रहा हूं, ठीक है। इफ द नेट unbalanced, if the net unbalanced external force, ठीक है, फोर्स। देखिए ये हम कहां मिलेगा भाई, कॉन्सेप्ट मेरा कहां मिलेगा भाई, लिख रहा हूं, ठीक है। ये कहां मिलेगा हमको, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मिलेगा, ठीक है। कहां मिलेगा भाई, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे उनका, ठीक है। इसके बाद वही कॉन्सेप्ट आएगा। मैं क्या बोला, इफ द नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो, देन द लीनियर momentum of the body is conserved, क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर किसी बॉडी पे नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, भाई ये स्टेटमेंट कहां मिलेगा मुझे, ये की बात कहां मिलेगी,
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद वही आएगा, तो रहेगा जीरो, क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो भाई क्या रहेगा, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कंजर्व, ठीक है। तो भाई देख लीजिए इससे क्या हो जाएगा, हमने क्या बोला था, देखिए हम देखिए क्या रहेगा, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है भाई। मैंने पहले ही बोल दिया था, यहाँ से उधार लूंगा, ठीक है। इसके बाद भाई क्या करेंगे, जब पढ़ेंगे तो भाई कर लेंगे, ठीक। ये क्या लिखेगा कि एफ नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। किसी बॉडी में क्या होता है, पता है कितना होता है, इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये होता है, ठीक है। ऐसा मान लीजिए होता है, तो पढ़ेंगे तो बाद में, ठीक है। होता है क्या, देखिए क्या होता है, डेल्टा पी क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइम, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला यहाँ पे, कंजर्वेशन चल रहा है यहाँ पे। तो ये क्या होगा मेरा, ये सूत्र में मुझे क्या करना पड़ेगा, जीरो, देखिए यहाँ लिखा ना जीरो, जीरो कर देंगे। चलिए भाई, अगर ये मेरा क्या होगा, जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, बोले डेल्टा पी अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। भाई देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, डेल्टा पी इक्वल टू कितना, जीरो हो जाएगा। भाई डेल्टा पी क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, भाई यही होता है ना चेंज इन लीनियर मोमेंटम। मैंने कैसे कहा था आपको कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये होता है ना चेंज इन लीनियर मोमेंटम, जीरो। मतलब क्या, पी फाइनल इक्वल टू पी इनिशियल। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना क्या रहेगा, फाइनल लीनियर मोमेंटम रहेगा, मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल लीनियर मोमेंटम के क्या हो जाएगा, बराबर रहेगा, ठीक है। तो देखिए भाई मैंने क्या बोला, जितना पहले था उतना बाद में भी है, तो क्या कंजर्व नहीं है क्या, तो भाई कंजर्वेशन आया कि नहीं आया, तो ये क्या था मेरा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था। भाई कैसे हुआ, अगर किसी बॉडी पे नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स क्या जीरो हो तभी होगा ऐसा, ठीक है, जीरो हो जाएगा। मैं दिखा दीजिए इसको, मान लीजिए क्या, ये कोई रोड है, यहाँ पे कोई बॉडी थी, ठीक है। इसका मास क्या मान लीजिए m है, इसकी पहले वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वाली मान लीजिए u था, ठीक है। अब कुछ देर बाद क्या हो गया, इसका वेलोसिटी v हो जाती है, ठीक है, मास m है। तो अगर भाई हम क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनिशियल कितना लिखेंगे, बोलिए p इनिशियल इक्वल टू m और u हो जाएगा। यहाँ पे p फाइनल कितना लिखेंगे, बोलिए p फाइनल इक्वल टू क्या, m b हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ क्या, भाई देखिए वेलोसिटी चेंज होगी बॉडी के, तो भाई फोर्स तो लगा ही लगा होगा, भाई देखिए वेलोसिटी चेंज हुआ होगा, वेलोसिटी चेंज मतलब एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आने का मतलब क्या, फोर्स, सीधी बात है। तो अगर इस बॉडी का क्या होगा, यानी जो मेरा सिस्टम है, ठीक है, ये बॉडी है, इसका मेरा क्या हो कि लीनियर मोमेंटम क्या कंजर्व हो, यानी कुछ चेंज ना हो, मतलब कंजर्व होने का मतलब क्या हुआ, जितना एज उतना फैल हो। इसको होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बॉडी में क्या नेट अनबैलेंस्ड क्या एक्सटर्नल फोर्स का मतलब जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या होना पड़ेगा भाई, या बोलिए क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से जितना P इनिशियल रहेगा क्या हो जाएगा, P फाइनल, ठीक है। मतलब क्या हुआ, P इनिशियल m u इक्वल टू क्या, m v, मतलब u इक्वल टू v, भाई ऐसे हो जाएगा। भाई वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, भाई मास तो कांस्टेंट है, जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा तो मोमेंटम में कोई चेंज, मतलब लीनियर मोमेंटम कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो ये बात लिखा गया। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, लीनियर मोमेंटम P ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट, ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं, बोले इसी को क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। भाई केस क्या है इसका, कंडीशन क्या है, ये रहा, नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी जीरो ऑन द बॉडी। तो भाई ये क्या था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 4 में, जब हम क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। भाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, यानी जहां पे इसी फोर्स को निकालेंगे, ठीक है, फोर्स को निकालेंगे। और थर्ड क्या रहेगा वाला, एक्शन रिएक्शन, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थैंक्स, अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, और कमेंट करिएगा। थैंक्स।